आज से रीजनिंग भी स्टार्ट करवाएंगे भाई आपके ना। हाँ, आप डिले नहीं कर सकते ना यार, चीज़ें बहुत सारी है फिर। अब बाद में प्रेशर झेलने से बढ़िया हम भी शुरुआत से रिदम से लेके चलते हैं ना। ये पढ़ना आपने है, पढ़ाना हमने है। चलिए बच्चों, जो हम लोगों ने कल स्टडी किया था, उसे देखते हैं। कल हम लोगों ने, याद होगा आपको, तो मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक आपको जिक्र किया था। करंट पर बात की थी मैंने, जिसमें आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। ये सब व्यवस्था हम लोगों ने सीखी थी कल। देखो जी, कुछ और बेसिक चीज़ें जानते हैं पहले, उसके बाद बेटा हम वोल्टेज, पोटेंशियल, वोल्टेज ड्रॉप, इन सब पर चलेंगे जी। एक तो ये है कि डेली का डेली जाके ना रिवाइज जरूर कर लेना, नहीं तो चीज़ें भूल जाओगे फिर। तो देखो बेटा, इसमें है अब थोड़ा सा इसको ना अलग रूप में एक्सप्लेन करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये नहीं है कि कल वाला टॉपिक है, टॉपिक कल वाला जरूर है, लेकिन कल हमने इसका ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, क्योंकि थोड़ा सा आपका भी, मैं ये सोच रहा था कि दिमाग थोड़ा सा एक्टिव मोड में चले। तो देखो बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझ लेते हैं एक बार और। इसका कुछ फॉर्मूला है जो कि कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी, इन सबसे रिलेट भी करता है। जैसे हमारे पास में कोई भी कंडक्टर है, इसको हम लोग कुछ ऐसा बोलते हैं ना, प्रवाह वेग, कुछ ऐसा हिंदी में भाई। तो देखो बेटा, जैसे कोई कंडक्टर हमारे पास में दिया है, तो इसमें हमने ये क्रॉस सेक्शन एरिया देखा है, जिसे हमने क्रॉस सेक्शन एरिया, इसे हमने कहा बच्चों ए। ये हमने इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर कर लिया। तो देखो, जब हम इस पर बेटा सप्लाई कनेक्ट करते हैं, अब एक पॉजिटिव सिरा होता है, एक नेगेटिव सिरा होता है। अब नेगेटिव चार्ज किस पर देखने को मिलता है बेटा? अब बोलो, इलेक्ट्रॉन पे। अब क्या है ना, रटना नहीं है, अब थोड़ा सा चीज़ों को समझ लेना। तो जैसे हमने यहाँ से ये देखा है कि कोई सप्लाई दी गई है, यहाँ हमें सप्लाई दे दिया, जिसमें बेटा ये नेगेटिव टर्मिनल ले लिया हमने, ये पॉजिटिव ले लिया। तो जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, उन इलेक्ट्रॉन में हमें एक रैंडम मोशन कुछ देखने को मिलेगा। तभी यहां पर पहुंचेंगे। ठीक है जी। अरे क्योंकि नेगेटिव चार्ज अगर है तो बेटा इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है यार बच्चों? नेगेटिव। तो अगर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव नेगेटिव को अपने से दूर भेजेगा। ओके, तो हमने यहां पर कुछ चीजें ये देखी है कि m हमारे लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। m हमारे लिए ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे कि हम नॉर्मली सीख कर भी आते हैं, 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। पढ़ते हो ना? और बच्चों E यहां पर हमारे पास में चार्ज है, चार्ज एट इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। VD हमने लिया यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और कैपिटल E हमने लिख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जैसे इस तरह पॉजिटिव है बेटा, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की अगर डायरेक्शन आपको ड्रॉ करनी है तो आप करोगे ऐसे।
तो ये आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दिया जी, ये हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड लिया। अब देखो जब ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को किसी फोर्स से तो अपने से दूर भेजेगा, यानी कुछ ना कुछ तो फोर्स एक्सर्ट करेगा, अप्लाई करेगा इस पर। तो हमने यहां पर देखा कि जो फोर्स है F बराबर में ये होता है E इंटू ई। जब आप आगे बढ़ेंगे तो E का मतलब ना कई जगह मैं Q लिख दूंगा, लेकिन यहां आप सिंगल एक इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर बात कर रहे हो तो हमने स्मॉल ई ले लिया। लेकिन हमें जरूर पता है कि स्मॉल ई का मतलब मेरा माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम है। ये मुझे पहले से डिसाइड है बेटा। तो हमने यहां पर देखो एफ बराबर में ई। अब देखो ये फॉर्मूला हमें कहां से मिलता है। तो बच्चों जब हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ेंगे तो E बराबर एक्चुअली होता क्या है कि ये डिनोट करता है फोर्स अप्लाइड एट पर यूनिट चार्ज। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट चार्ज ये होता है बेटा E। तो E बराबर में हमने रखा बच्चों यहां F अपॉन में जनरली, या फिर फोर्स अपॉन चार्ज, पूरा ही लिख लेते हैं अभी। तो प्यारे बच्चों ये हो गया यहां फोर्स अपॉन में चार्ज। ठीक है भाई इतना। तो हमने यहीं से तो लिखा ये कि देखो फोर्स बराबर में इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू चार्ज, तो ये फॉर्मूला मिल गया। अब देखो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो बच्चों न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है। न्यूटन का दूसरा नियम होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर संवेग परिवर्तन की दर को हम लोग फोर्स कहते हैं, या फिर फोर्स के समानुपाती होता है। तो बच्चों देखो हमने यहां से क्या काम किया, आपने जो न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ा है आपने ये तो डेफिनेटली पढ़ा होगा m इंटू ए, ये तो पढ़ा होगा ना। तो ये हमारा सेकंड लॉ होता है। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 लिया, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। यहां से 2-3 इतने शानदार फॉर्मूला है जिन पर न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा, लेकिन जेई में डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जा सकता है और बहुत कम लोग आंसर करेंगे। तो हमने एफ बराबर चार्ज इंटू इलेक्ट्रिकल फील्ड ले लिया और एफ बराबर एम इंटू ए ले लिया। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को देखता हूं, इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि एम ए इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिकल फील्ड, लिखा जा सकता है। तो क्या हम एक्सेलरेशन को बेटा ये लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे एक्सेलरेशन समझते हो ना, जैसे हिंदी में त्वरण बोलते हो, वेलोसिटी अपॉन या चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब बराबर है में न्यूटन का दूसरा नियम। तो हमें एक्सेलरेशन बराबर में चार्ज इंटू इलेक्ट्रिकल फील्ड अपॉन में मास मिला। मास किसका? इलेक्ट्रॉन का। अब ये बोलो पहले इतना ठीक है। अब देखो बच्चों, हमने यहां पर टाइम की जगह तो जो लिखा ये होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम समझाता हूं मैं क्या। देखो जी, जब ये इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, तो ये अपने से जो बड़े आयन्स होते हैं उनके साथ में जब कोलाइड करते हैं, टकराते और मिल जाते हैं,
तो देखो जी, दो टाइम या दो लगातार कोलिजन के बीच जो टाइम होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मतलब मेरे इलेक्ट्रिकल में तो इस शब्द का बहुत वैल्यू नहीं है, लेकिन बेटा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका अच्छा खासा वेटेज है। और जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है यहां वो लगभग 10⁻⁻14 सेकेंड आता है। ठीक है, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। देखो जी, कुछ ऐसा समझाता हूं मैं आपको कि कोलिजन से पहले माना ये इलेक्ट्रॉन चला और ये कुछ आयंस हैं, तो एवरेज का मतलब समझिए मेरा क्या होगा। ये यहां जो गया इसे मैंने टी बिफोर ले लिया, मतलब इसके साथ कोलाइड करने से जस्ट पहले। अच्छा जी, और इसके साथ में कोलाइड करने के जस्ट बाद, आफ्टर। तो मैं दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर लेता हूं। तो मेरे लिए जो टो मैंने लिया ये एवरेज है जी आफ्टर प्लस बिफोर बाय 2, इसलिए मैंने क्या लिखा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो जनरली ये दो कोलिजन के बीच में एक टाइम है। तो हमने टो ले लिया जी यहां पर रिलैक्सेशन टाइम। अब मुझे जरा ये बताइए, क्या आप ये समझते हैं कि एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण बराबर में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में रिलैक्सेशन टाइम? अपॉन में एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है भाई। तो बेटा ये एक्सेलरेशन बराबर में अब वेलोसिटी कितनी ले रखी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपॉन में रिलैक्सेशन टाइम कितना, टॉ। तो बेटा क्या मैं लिख सकता हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ए इंटू टॉ। अरे यार टॉ को इधर भेज दो बेटा, इतने तनाव में काहे हो भैया, कोई टेंशन है? अभी तो इलेक्ट्रिकल की शुरुआत है। अगर इसमें यह हालत है तो तुम्हें पावर सिस्टम में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या होगा? मेरे साथ साथ चलते रहना है, मैंने कहा ना। ये इलेक्ट्रिकल रूपी नाव में सवार हो जाओ और भाई बस दो चीजों पे ध्यान देना है कि ना तो मेरे से आगे भागने की कोशिश करनी और ना ही मेरे से पीछे रहना है। इस समय के भाव में मेरे साथ साथ में चलते जाना है। जब आपको गुरुजी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे तो उनके साथ चलना है। हमेशा दिक्कत तब आती है जब कोई या तो टीचर से आगे चलने की कोशिश कर रहा हो या टीचर से बहुत पीछे हो। अगर सिंक्रोनाइजेशन होगा, देखो बच्चा तैयारी करने वही तो आता है भाई जो सिलेक्शन के लिए पढ़ना चाहता है और जो खुद में ये मानता है कि अभी वो तैयारी के लिए या सिलेक्शन के लिए परफेक्ट हुआ नहीं, तो परफेक्ट बनने ही तो आता है। जो पहले से परफेक्ट है वो तो पहले से ही सोचेगा कि बस फॉर्म भरना, एग्जाम पास कर लूंगा, तो वो थोड़ा ना तैयारी करता है। तो ये हमें भी पता है कि देखो हमें ये मानकर मैं चल लूं कि बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा। अब यार बच्चा आया है तो उसे थोड़ा ही पता होगा, यही तो सिखाना है हमें। तो पहले मैं सिखाऊंगा, लेकिन अगर 1 महीने बाद मैं कहूं कि बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तब आपको बताना है कि सर ये है। तो मैं आपको वैसे प्रताड़ित नहीं करूंगा, लेकिन जो पढ़ा चुका हूंगा उसमें से जरूर बात करूंगा, नहीं तो अननेसेसरी आपको परेशान नहीं करूंगा। ना मेरा उद्देश्य ये है कि मैं ये दिखाऊं कि मुझे चीजें आती है, क्यों मुझे थोड़ा ही देना है पेपर। उद्देश्य ये नहीं कि मुझे ये शो करना है कि मेरे नॉलेज ये है, नहीं भाई, मुझे ये तैयार करना है कि जब एग्जाम देने के लिए जाओ एग्जाम पास कर लो। और देखो कल मेट्रो का रिजल्ट आया भाई, तो मैं तुम्हें बता रहा था कि 2022 वाले जो बैच थे पुराने ए और बी में से, इसमें इतने शानदार रिजल्ट है कि 2 विद्यार्थियों का कल यूपीएमआरसी में जो थोड़े बहुत बच रहे हैं वो भी निकल गए। एक जन प्रयागराज ऑफिस से हो गए। तो यही चीज़ है जो अपना लगा रहेगा इनपुट कुछ ना कुछ। मेरिट बहुत हाई गई इस बार,
मतलब 97-98 नंबर के लगभग मेरिट गई है। ये तो अक्सर इतनी मेरिट नहीं जाती। इतने सवाल थे 140 में से 98 सवाल जिसके सही है उसका सिलेक्शन हुआ है, तो मेरिट बड़ी अच्छी गई है। चलो जी, अब ये आपने रखा है a इंटू टी। चलिए बच्चों, ये हमने ले लिया इक्वेशन थर्ड और ये ले लिया इक्वेशन 4। तो अब मैं ये कह रहा हूं, पुट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन इक्वेशन 4, यानी कि a का जो मान है ये यहां रख दो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd बराबर में ई बाई m, और ये हो गया देखिए यहां टॉ। और यही तो मिला ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये लीजिए, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको दिखे तो इसको टिक कर लेना। ठीक है भाई, इतना कर सकते हो। चलिए अब थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं आपको। अभी दोबारा फिर से बताऊंगा ये चीज ना, पहले इस टॉपिक को खत्म कर दूंगा। तो VD बराबर में अपॉन m रिलैक्सेशन टाइम इनटू टो। अब बेटा यूनिट क्या होती है यार, सबको पता है, मीटर पर सेकंड होती है। अब जरा यहां पर ध्यान से ये देखने की आवश्यकता है कि हमने ऑलरेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेकर करंट और करंट डेंसिटी दोनों के फॉर्मूला लिखे हुए हैं। जैसे अगर याद करो, मैंने करंट ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा था कि I इज इक्वल टू NE A VD। इसे हमने जो इक्वेशन माना, ये थर्ड फोर्थ होगी, चलिए 5 मान लेते हैं भाई। ये इक्वेशन हमने 5 मान लिया। मतलब ये है कि सवाल के पीछे पड़ जाओ और जब भी ये फॉर्मूला मिले तो पीछे पड़ जाओ कि इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं। अब यार ये VD का जो मान है इसे यहां रखो बेटा। तो I बराबर NEA यही हो जाएगा। तो ये हमें मिला जी यहां I। ठीक है, तो एग्जामिनर इस रूप में भी दिखा सकता है। चलो देखिए जी, अगर आप करंट डेंसिटी की बात करें, एक कल भी करवाए थे मैंने, लेकिन कल यहीं तक करा के छोड़ दिया था। करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी क्या सिखाया था, I बाई ए था। तो ए से कैंसिल कर दूं, NE स्क्वायर E तो बाई M। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं फिर, NE स्क्वायर तो बाई M इंटू ई ये कर दिया मीटर पर, नहीं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर की। अब इतना बोलो जरा, जे का ये मान याद रहेगा। ठीक है, अभी देखते रहो तुम्हें कहां पहुंचाता हूं मैं। अब देखो बच्चों, जो आपने कंडक्टर ये लिया है, अभी देखो फिर से देखो हमने क्या पढ़ा कि कोई भी कंडक्टर है जी, कंडक्टर पे हमने कोई भी एक सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी कि सप्लाई दे दिया। तो जी अपना इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर एक ये फोर्स अप्लाई करेगा। चलिए ये बेचारा अपना इसमें ड्रिफ्ट देखने को मिला, और ड्रिफ्ट देखने को मिला तो अभी तक हमने करंट I तक स्टडी किया, यानी कि इसको फॉर्मूला ये याद रखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर स्मॉल e इंटू ई अपॉन एम इंटू टो। टो क्या है, टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम है। स्मॉल ई चार्ज है, आप चाहते हो ई की जगह क्यू रखना तो रख लीजिए। तो मेरे लिए जो m है ना, अगर मैं ये कहने लग जाऊं कि m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट है, तो उस पर मैं चार्ज क्यों ले लेता हूं, क्या प्रॉब्लम है। तो यहां m एक्चुअली हम लोग, ये पूरी कहानी ना इलेक्ट्रॉन पर डील कर रहे थे,
तो हमने लिखा है स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टो। तो ये हमारे पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। अब बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इस फॉर्मूला को हमने करंट और करंट डेंसिटी के रूप में, या कहें कि इस फॉर्मूला में पुट किया, आई का फॉर्मूला हमें ये मिला इंपॉर्टेंट, फिर जे का फॉर्मूला हमें ये मिला इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। तो अब तक ज्यादातर जो जे के बच्चे ने वो यहां तक तो याद रख के जाते हैं, लेकिन इनको नहीं पढ़ के जाते, तो आप इनको भी पढ़ के जाओ। अब देखो बच्चों, होता क्या है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर पहुंचा है, यानी कि कुछ ना कुछ तो करंट होगा भाई। इंसुलेटर में थोड़ा ना ये बेचारा फ्लो कर पाएगा। अगर ये बॉन्ड को तोड़ रहा है, फ्लो कर रहा है, तो वही तो करंट है, और करंट का तो बकायदा आपने फॉर्मूला लिखा है ये। तो आप जरा ये सोचकर देखो कि किसी मटेरियल का एटॉमिक नंबर तो 29 है, किसी का एटॉमिक नंबर 47 है, यही तो है। किसी का एटॉमिक नंबर 13 है, किसी का हो सकता है 14 भी हो, किसी का हो सकता है 1 भी हो। तो हर एक मटेरियल की अपनी कुछ एक अलग से एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, हर एक मटेरियल की अलग अलग कुछ विशेषता है। अब आप सब मटेरियल को एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते यार। ग्लास की अपनी अलग प्रॉपर्टी है, रबड़ की अलग है, प्लास्टिक की अलग है, कॉपर की अलग है, एल्यूमिनियम अलग है, सिल्वर अलग है। तो यानी कि अलग अलग मटेरियल की अलग अलग एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है अलग अलग परमाणु संरचनाएं हैं। अब किसी में एटॉमिक नंबर कुछ और होने की वजह से किसी में मुक्त इलेक्ट्रॉन कुछ और है, किसी में मुक्त इलेक्ट्रॉन कुछ और है। तो क्या हम यहां से ये कह सकते हैं कि भाई फिर देखो, अलग अलग मटेरियल की करंट को फ्लो करवाने की एबिलिटी भी अलग अलग होगी। तो आप तो सीखते हो ना कि अलग अलग मटेरियल की कंडक्टिविटी डेफिनेटली अलग अलग है, एक हो ही नहीं सकती। सिल्वर की अलग है, कॉपर की अलग है, एल्यूमिनियम अलग है, आयरन अलग है, प्लास्टिक अलग है, वाटर अलग है। तो हमने यहां से एक पॉइंट तलाशा और हमने लिखा यहां कंडक्टिविटी, कि ये देखते हैं जी ये कंडक्टिविटी होती क्या है। सिग्मा से डिनोट करते हैं, जिसको बेटा आप हिंदी में लिखते हो चालकता। तो आपके हिसाब से कंडक्टिविटी क्या होती होगी? किसी भी मटेरियल की एक ऐसी एबिलिटी जो करंट के फ्लो को एक आसान मार्ग देता हो। यही तो हो गया यार कंडक्टिविटी, चालकता। और रेजिस्टिविटी जो विरोध करता हो, तो एक आसान मार्ग दे रहा है और एक अपोज करवा रहा है। तो इसका सीधे सीधे मतलब ये हो जाता है कि कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। ठीक है भाई इतना? ओके। तो देखो भाई बच्चों, हमने यहां से क्या करना शुरू किया, हमने कहा कि कंडक्टिविटी एक एबिलिटी, चलो यार पूरा ही लिख देता हूं, वैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ाना पड़ेगा ना आपको, तो यहां भी बताता हूं। इट इज ए ability of material by which it provide easy path to the flow of current। इतना तो समझ जाओगे कि यह किसी भी पदार्थ की एक ऐसी एबिलिटी है जो करंट के बहने को एक आसान मार्ग देता हो। अच्छा जी, तो बच्चों हमें इसका फॉर्मूला फिर ड्राइव करना था, मतलब इसका फॉर्मूला लिखना था कि फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला ये बिल्कुल नहीं है या जो रो आप पढ़ते हो रेजिस्टिविटी, उसका वो फॉर्मूला बिल्कुल नहीं है जहां तक तुमने पढ़ा है। फॉर्मूला बहुत डिफरेंट है इनके। तो
तो हमारे एक साइंटिस्ट हुए ओम। अभी मैं ओम के नियम को भी तुम्हें इसी से रिलेट करके पढ़ाने वाला हूं कि ओम का नियम क्या था। तुम्हारे साइंटिस्ट ने वेक्टर फॉर्म में पहले ओम का नियम दिया। किसमें जी? वेक्टर फॉर्म में। और वो नियम ये था बच्चों कि किसी भी मटेरियल या किसी भी कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी है, सॉरी करंट डेंसिटी, वो सिग्मा और इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल फील्ड के प्रोडक्ट के बराबर है। यानी J बराबर सिग्मा E। ये था ओम्स लॉ। मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप ये भी बता दूंगा आपको अपने आप ही कि ये आया कहां से था। सब चीजें अपने आप आ जाएंगी ये। तो बच्चों हमने यहां पर J बराबर सिग्मा E देखा, तो इसे मैंने इक्वेशन नंबर 6 समझ लिया और इसे मैंने इक्वेशन नंबर 7 ले लिया। दोनों J बराबर है, तो इसमें कंपैरिजन देखो। जो ये कंडक्टिविटी है, जो ये रजिस्टिविटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी ही है। तो बेटा अगर मैं ये कहूं कि बाय यूजिंग इक्वेशन 6 एंड 7, छठी और सातवीं समीकरण को इस्तेमाल करके देखते हैं, तो बेटा इन दोनों का कंपैरिजन करके देखिए क्या सिग्मा मुझे मिला। सिग्मा बराबर NE स्क्वायर टो अपॉन M। देख लो। अरे यार बेटा इसमें ई हटा दिया, जे है तो सिग्मा यही तो है। तो सिग्मा मुझे ये मिला जी। अब देखो तुमने कहा सर इसकी यूनिट भी, ज्यादातर बच्चों ने 1/ओम सेंटीमीटर या मीटर रटी हुई इसकी, लेकिन ड्राइव यूनिट भी तो कुछ चीज होती है बेटा। जरा मुझे ये बताइए, अगर मैं इसकी यूनिट को गलती से मुझे पेपर बनाने को देते तो मैं बेसिक फंडामेंटल में फेल करवा दूं बच्चों को, बाकी कुछ पूछूंगा ही नहीं। देखो यार n की यूनिट क्या है? n तो संख्या है, तो इसकी यूनिट क्या रखे? E चार्ज है, ठीक है, होता है ना। अगर मैं इसके स्क्वायर करता हूं, बताते रहना भाई, तो यार बच्चों मैं ना कूलाम स्क्वायर कर लेता हूं, ठीक है। तो रिलैक्सेशन टाइम यानी कि टाइम ही तो हुआ तो यार बच्चों ये कर दिया हमने सेकेंड अपॉन में m क्या हुआ? मास। मास की यूनिट किलोग्राम। तो बेटा ये भी यूनिट इसमें यूनिक है और बढ़िया सवाल है। हो गया इतना, फॉर्मूला मिल गया, कर लोगे अभी इतना। फिर एक और शब्द आता है जी रजिस्टिविटी। देखो क्या है ना, जैसे जैसे आप डे बाय डे आगे बढ़ोगे तो कंपटीशन आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। जब तुम लोग सीख के जाओगे तो जो पेपर बना रहा है एग्जामिनर वो भी तो पढ़ के जाएगा कुछ। तो मैंने पहले ही दिन समझाया था कि 2014 के लेवल के आधार पे अभी एग्जाम पास नहीं कर सकते। अब जैसे ज़्यादातर बच्चों ने रजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला रटा हुआ है या जो पढ़ा हुआ है उससे बहुत दूर पहुंच गए हम, और बहुत अलग। और ये चीज़ें जब पेपर में आएंगे तो बच्चे को लगता है तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, फिर ऑप्शन गलत है। देखो जो रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी भी नो डाउट एक स्केलर क्वांटिटी ही है। इसमें भी लिख दो, देखो स्केलर। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या कि रजिस्टिविटी का मतलब होता है करंट के बहने की और कुछ विरोध करने वाली एक विशेषता किसी भी मटेरियल की। क्योंकि यार बच्चों अगर ये अपोज करेगा ये वाला,
तो ये आसान मार्क दे रहा है। तो यहां से क्या मैं नॉर्मली सब कहानी के अलावा मैं ये कुछ सोच सकता हूं क्या कि 1/, कंडक्टिविटी, पढ़ते भी हो आप, रजिस्टिविटी इक्वल टू 1/, कंडक्टिविटी। ओके जी। तो चलिए अब इसका फॉर्मूला देखना, m/, में n e स्क्वायर और टॉ। ये फॉर्मूला मिल गया मुझे, ये मुझे मिला रजिस्टिविटी का फॉर्मूला। अगर तुम ड्राइव फॉर्मूला लिखोगे तो ड्राइव फॉर्मूला तो यहां से भी मिल जाएगा, लेकिन आप कुछ अलग फॉर्मूला भी पढ़कर आते हो, जिसमें आप पढ़ के आते हो ओम मीटर जी। क्या पढ़ के आते बच्चे? ओम मीटर। तो ये बताओ कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी क्लियर हुआ? अब एक और शब्द आया, देखो यहां बच्चों, एक और शब्द आया, मोबाइलिटी, जिसे हम कहते हैं गतिशीलता। मोबाइलिटी। तो ये जनरली ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से गति कर रहे हैं, कितनी तेजी से फ्लो कर रहे हैं। इट डिनोट्स हाउ फास्ट इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से गति कर रहे हैं। तो यार बच्चों ये ले लिया हमने मोबिलिटी। इट डिनोट्स हाउ फास्ट इलेक्ट्रॉन फ्लो। क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से फ्लो कर रहे हैं, यानी कि यह दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से चल रहे हैं, गति कर रहे हैं। इसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू बराबर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या लिख रखा भैया? वीडी। इंटेंसिटी को क्या कहा? ई। इसकी यूनिट भी आती है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ोगे आप। तो ये आ जाती है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, या सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ये आ जाता है यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो फिर दिमाग में लाओ कि सर ये तो फॉर्मूला पढ़ रखा है यार हमने। तो चलो जरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाकर देख लेते हैं। तो बच्चों मोबाइलिटी बराबर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में ई। तो जरा यहां देखो, आप लिख सकते हो ई अपॉन में ई। यही तो कर दिया आपने। चलो यार ई से ही मैंने कैंसिल कर दिया, तो मुझे मिल जाएगा यहां म्यू बराबर में ई टो बाई एम। देखते रहो, यूनिक फॉर्मूले हैं सारे ये। अच्छा जी, यूनिट यही चल रही है हमारी, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, यूनिट यही है। अब यार देखो, जैसे सेमीकंडक्टर में लिखते हो, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हमारे पास होल्स होते हैं। यही तो करोगे। तो अगर हम लोग यहां इसे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो ई टो अपॉन नीचे द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का रख देंगे, यही तो होगा। यार बच्चों एक बात बताओ, तो इलेक्ट्रॉन ये हमने लिया है इलेक्ट्रॉन के लिए,
अगर मैं होल के लिए लिखता हूं तो ये होल्स के लिए लिख देते हैं। यार हल्का क्या है और भारी क्या है? प्रोटॉन या कहें होल। तो बेटा ये ज़्यादा है तो इसका मान कम दिखेगा, ये कम होता है तो इसका मान ज़्यादा दिखेगा। हमेशा याद रखिए कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से करंट ज्यादा बहेगा और होल्स के कारण कम बहेगा। जिस भी मटेरियल की मोबिलिटी ज्यादा उस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा। भैया यही तो बताएगा हाउ फास्ट इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो जिस मटेरियल की मोबिलिटी ज्यादा उस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा। इसीलिए जर्मेनियम की मोबिलिटी ज्यादा है, सिलिकॉन की कम है। तो कंडक्टिविटी वाइज जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं जर्मेनियम की मोबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सिलिकॉन। ठीक है, जर्मेनियम की आपके 1838 होती है, इलेक्ट्रॉन की 3800 और होल्स की 1800। सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन की 1300 और होल्स की 1500 होती है, वो 500 होती है। तो जर्मेनियम में मोबिलिटी बढ़िया है, लेकिन अब जर्मेनियम में प्रॉब्लम कुछ और आती है ना बेटा। एक तो आती है टेम्परेचर लिमिट, जर्मेनियम की कम है। क्यों? अरे क्योंकि लीकेज करंट जो ज्यादा है, तो जर्मेनियम में लीकेज करंट ज्यादा है, इसलिए टेम्परेचर स्टेबल नहीं है। क्योंकि लीकेज करंट हमेशा डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अभी एसएससी में सवाल आया, टेम्परेचर पर निम्न में से क्या डिपेंड करता है? तो फॉरवर्ड करंट नहीं करता, लीकेज करता है, या कहीं कि रिवर्स जो करंट है वो करता है। अब चलो भाई, पहले बच्चों इतना एक बार आप इसे बारीकी से ना स्टडी करो एक एक चीज को। पढ़ लिया? कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? इतना याद है? चलो इसको स्टडी करो एक एक चीज को। और जो ये डब्बे पे बंद है ना फॉर्मूले, इनको बिल्कुल नहीं भूलना। डेरिवेशन तुम कहोगे सर डेरिवेशन हम भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यही है कि पुण्य जो एग्जाम में आपको पास करवाएंगे। हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं 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 नहीं, जैसे ये भी आप पढ़ोगे ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो है ना क्यू ही लिखते हैं यहाँ, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। ई का मेरा मतलब है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। जैसे मैं कोई ऑब्जेक्ट ले लूंगा बेटा, तो उस ऑब्जेक्ट का फिर मैं मास रखूंगा, उसी ऑब्जेक्ट पे ओवरऑल जो नेट चार्ज है वो रखूंगा। इतना कर लोगे? चलो जी, कुछ बेसिक चीजें और सिखाता हूं आपको मैं। पोटेंशियल सीखते हैं, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये तीन चीजें सीखना है। क्योंकि अब ये और ये मिलाकर वोल्टेज ड्रॉप और राइज मिलाकर न्यूमेरिकल बनते हैं भाई। चलो पोटेंशियल देखो, इन सब की डेरिवेशन वगैरह फिर से लौटेंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे हम। तो अगर यहाँ ढंग से पढ़ लिया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में थोड़ा सा समय बचेगा। तो पोटेंशियल हमारे पास में यहाँ एक स्केलर क्वांटिटी ही होगी।
देखो बेटा, होता क्या है कि पोटेंशियल कुछ और नहीं है, जनरली ये एक एनर्जी है। पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा ना हमने, तो ये कुछ और नहीं है, एनर्जी है। चलो आपको ना कुछ बेसिक एग्जांपल देता हूँ। बेसिक एग्जांपल ये है कि अगर मेरे पास में माना ये पानी की बोतल है, ठीक है, ये पानी की बोतल मैंने यहां से इस पोजीशन से मैं इसे यहां लेकर गया, यानी कि यहां से इसे यहां लेके गया मैं, तो इसे यहां से लेकर यहां तक ले जाने में कुछ तो काम हुआ होगा। अब ये काम इस बोतल में एनर्जी के रूप में स्टोर्ड है। यहां से लेकर यहां तक जो ये गया है, ये जो काम इस पे हुआ है वो इस पे क्या है, एनर्जी के रूप में स्टोर्ड है। आप स्प्रिंग को रखिए, स्प्रिंग को खींचिए, तो स्प्रिंग को खींचने में जो काम है ये स्टोर्ड एज ए एनर्जी, तो वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी पोजीशन के कारण, स्थिति के कारण जो एनर्जी आती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट देखो जी क्या था। हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी चार्ज है, इसे हम लोग इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिकल फील्ड में किसी पॉइंट तक लेकर आए। किसी भी चार्ज को अनंत से इलेक्ट्रिकल फील्ड में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य पोटेंशियल कहलाता है। वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन, बिना त्वरित हुए। फिर से समझ लो, चार्ज का मतलब है ये बोतल, ठीक है, ये अनंत पर है। अनंत का मतलब कोई बड़ी दूरी नहीं, अनडिफाइंड डिस्टेंस होती है अनंत। इसे यहां से ये कोई पॉइंट इलेक्ट्रिकल फील्ड में यहां तक लाने में जो काम हुआ है वही पोटेंशियल है, इतना मान लो। समझ गए? इस पे पूरी कहानी है इस पर आधारित। फिर तो अभी तो इसका जो बेसिक है वो सीख रहे हैं हम लोग। क्या लिखते हैं, वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to at any point in electric field without acceleration is called पोटेंशियल। इन्हें रटना वटना मत यार, ये वैसे भी किताबी भाषा थोड़ा ना लिखवाता हूं मैं, नहीं तो बच्चा रिलेट ही नहीं कर पाएगा। अब इसे एक बार पूरा प्रॉपर पढ़ो कि ये क्या लाइन है। इसका फिर से मैं मतलब समझा दूं आपको। अनंत पर स्थित किसी धनात्मक इकाई आवेश को पूरी कहानी में इलेक्ट्रिकल में जो टेस्ट चार्ज हम लेकर चलेंगे वो 1 कूलाम को लेकर चलते हैं, और जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में टेस्ट पोल स्ट्रेंथ लेकर चलेंगे वो 1 वेबर लेकर चलेंगे। तो किसी भी, या कहें कि अनंत से धनात्मक इकाई आवेश को इलेक्ट्रिकल फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो काम होगा यार वही पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, याद रहेगा। तो चीजों को ना एज इट इज, ये नहीं कि अरे यार ये तो इंग्लिश में है तो मुझे भी रटना है। बस ये है कि आपने एक बार रिवाइज कर रहे हो, देख के तुम्हें ये मतलब समझ आए कि इसका मतलब क्या है। तो बच्चों यहां पर हमने फॉर्मूला दिया V बराबर में W/Q, ठीक है, वर्क अपॉन
चार्ज, चलो पूरा ही लिख दूं, वर्क अपॉन में चार्ज, यानी कि जूल पर कूलम्ब। ये मिल जाता है हमें, देखो वोल्टेज, ठीक है ना। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि ये ईएमएफ क्या है। देखो पोटेंशियल एक अलग कहानी थी, हमने समझ लिया, सबकी यूनिट ना वोल्ट आएगी इनके। और देखो यार जूल पर कूलाम है, तो हमने पढ़ा है वोल्ट बराबर में जूल पर कूलाम। क्या सीखा हमने, देखो जूल पर कूलम, ठीक है। जिस प्रकार से एम्पियर बराबर में, बोलो कूलाम पर सेकंड है, वैसे ही वोल्ट बराबर में जूल पर कूलाम है। चलिए ईएमएफ समझ लेते हैं। तो ये बेटा आपने पढ़ा होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। देखो इसकी फुल फॉर्म समझिए कि इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि जिसे आप कहते हो विद्युत वाहक बल, एक ऐसा बल जिसके कारण चार्ज फ्लो करता हो, करंट फ्लो करता हो। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो मतलब है ये होता है कि देखो जब आपने बात करी थी बॉन्ड तोड़ने की, तो कुछ ना कुछ तो फोर्स की जरूरत पड़ा होगा। तो बेटा वही जो फोर्स था वही क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि प्रत्येक कूलाम आवेश को दी गई ऊर्जा क्या है, ईएमएफ है। अगर भाई इलेक्ट्रॉन पे कुछ फोर्स लगा रहे हो, इसका मतलब कुछ एनर्जी, तो तभी तो वो अपनी कक्षा से टूटकर फ्लो करेगा। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, इट इज, ये जो डेफिनेशन दे रहा हूं एक बार पढ़ के इनको समझ लेना, कई बार स्टेटमेंट में आजकल आ जाती है कि भाई निम्न का मतलब क्या है। इट इज ए एनर्जी which it gives to each coulomb of charge। मतलब बताओ इसका क्या है। यह वो ऊर्जा है जो प्रत्येक इकाई आवेश को दी जाती है, प्रत्येक कूलाम आवेश को दी जाती है। टू फ्लो 1 to another point। क्या हो गया बेटा, ये प्रत्येक आवेश को दी गई ऊर्जा है जो इसके कारण ये अपना एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर फ्लो करता है। अगेन यूनिट यहां पर भी बेटा हम लिखते हैं वोल्ट। तो जब भी कभी आप कोई बैटरी बनाते हो ना, तो बैटरी में जो इंटरनल वोल्टेज दिखेगा वही क्या है, ईएमएफ है। जैसे कल मैंने ना ये सेल निकाल के दिखाए थे आपको, ये वाली सेल है। तो बेटा इसका इंटरनल हो सकता है 1 वोल्ट हो, लेकिन ये जो टर्मिनल है ना, अब इंटरनल में कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस भी होगा ना, तो इसके जो टर्मिनल में वोल्टेज हमें मिलेगी वो सदैव इसके इंटरनल से कम मिलेगी, क्योंकि इस सेल के अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। तो अभी याद रखिएगा हमेशा कि बैटरी में जो भी है आपको, जैसे इंटरनल वोल्टेज यानी आंतरिक जो वोल्टेज है वो 200 वोल्ट दे दिया, तो समझ जाना कि वो क्या है, ईएमएफ दिया है। चलो देखो इतने टेंशन मत लो,
ये कहलाता है ईएमएफ। और बेटा यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जिसमें कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, और यहां पर हमें मिलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो ये ले लिया हमने यहां टर्मिनल वोल्टेज। तो इस दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता देखो कि कोई भी सोर्स या कोई भी चीज आइडल हो। तो हमेशा याद रखना अगर ये 10 होगा तो इससे कम ही मिलेगा। तो V हमेशा ईएमएफ से बेटा कम ही होता है प्रैक्टिकली। आइडल सिचुएशन कभी होनी है नहीं, लेकिन अगर एक आइडल होगी तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। आगे पढ़ाऊंगा मैं। अब देखो जी, हम समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो हम इसकी प्रॉपर डेरिवेशन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, लेकिन यहां हमें यह जानना है कि दो पॉइंट के बीच में जो भी पोटेंशियल में अंतर दिखेगा वही हम लोग कंसिडर करने वाले हैं विभवांतर या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे बच्चों यहां हमें ये A कुछ दिया है और यहां पर ये कुछ B दे दिया। देखो हमें पोटेंशियल का डिफरेंस करना है, तो यहां पर वोल्टेज जो दिया है वो VA दे दिया और यहां पर जो वोल्टेज है वो VB दे दिया। अगर मुझे पॉइंट A और B के बीच में बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, यानी कि वोल्टेज लेवल में अंतर बताइए, तो अगर ये 10 है और ये 5 है तो दोनों में अंतर क्या कैलकुलेट होगा? 5 ही तो कैलकुलेट करोगे। तो बेटा यहां पर अगर मैं ये लिख रहा हूं कि VAB, तो इसका मतलब समझ आइएगा कि VAB का मतलब ये होगा, चाहे AC होगा DC होगा सब में यही समझा जाएगा, VA माइनस VB। तो पहला जो पॉइंट लिखा जाएगा वो हमेशा हायर पोटेंशियल पॉइंट कंसिडर किया जाता है और जो बाद वाला है वो लोअर पोटेंशियल पॉइंट कंसिडर किया जाएगा। अब जैसे हमने ये कहा बच्चों कि हमारे पास में ये दो पॉइंट है जी A और B, यहां पर हमें VA दिया है और बेटा यहां पर जो वोल्टेज दिया है ये माइनस के VB दे दिया। ठीक है जी। और आपको जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि देखो जी आप लिखेंगे VBA को, अब ये लिखिए, तो ये याद रखना कि भाई देखो अगर मैं VBA कह रहा हूं ना तो मेरे लिए क्या है, देखो VBA बराबर में पहले B वाले पॉइंट की वोल्टेज, तो B वाले पॉइंट की वोल्टेज क्या है? माइनस के VB, गुड। फिर माइनस साइन लगाएंगे और उसके बाद में A वाले की वोल्टेज, तो कितना आएगा? VA। तो VBA का मतलब यहां पर आप समझेंगे माइनस के VB और माइनस के VA। ठीक है भाई। अब देखो जी, वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस जनरली वोल्टेज ड्रॉप को ही डिनोट करता है। अब जरा इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे होगा। देखो बेटा जैसे हमें ये दिया है, हमने कहा कि ये 5 ओम है और यहां जो वोल्टेज लेवल है ये दिया है 10 वोल्ट और ये दे दिया यहां पर 15 वोल्ट। ठीक है भाई। अगर मुझे इस डायरेक्शन में करंट लिखना है तो याद रखना, अगर आपको स्पेसिफिक किसी डायरेक्शन में करंट पूछा जाएगा तो आपके लिए पूरे केस के लिए रेफरेंस डायरेक्शन वही होगी। तो आपने कहा कि सर मुझे ना आई बताना है, तो बेटा जो एरो है इसे देख के क्या समझ आया, ये आई कहां से आया होगा? अरे शुरू 15 से हुआ होगा। तो बेटा हमें क्या लिखना है कि आई बराबर में जहां से ये स्टार्ट होगा, ये याद रखना चीजें, केसीएल वगैरह सब में सिखाना है ये,
जहां से ये करंट स्टार्ट होगा वहां पर जो भी वोल्टेज होगा वो लिखना है सेम साइन के साथ में। ये आपको मेंशन करनी है सेम चिन्ह के साथ में। अब देखो जी, आपको दिखाना होता है जनरली डिफरेंस, अंतर। तो डिफरेंस दिखाने के लिए आपको ये करना है कि जहां पर ये एंड होगा, जहां पर ये एंड होगा वहां जो भी वोल्टेज होगी वो आपको लिखनी है अपोजिट साइन के साथ में। ये क्या देना है आपको? अपोजिट साइन के साथ में। तो जहां से ये स्टार्ट होगा हमेशा वो सेम साइन, और जहां पर करंट एंड होगा वो हमेशा अपोजिट साइन के साथ में लिखा जाएगा। इसको कभी भी भूलना मत आप। तो देखिए शुरुआत कहां से, बोलो 15, फिर कहां पर पॉजिटिव, तो माइनस के 10। और बेटा ओम का नियम क्या है? 15 माइनस 10 बटे में टोटल प्रतिरोध। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? करेक्ट जी 5। तो I इज इक्वल टू 5/5, इट्स ए 1 एम्पियर। ठीक है बच्चों। तो देखो जी, आपको जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूं ना वो देखना। अगर यहां पर जो करंट है वो 1 एम्पियर आया, तो बेटा इसमें जो ड्रॉप आपको दिखेगा V बराबर I इंटू आर होगा। तो 5 इंटू 1 कितना? 5 वोल्ट। अच्छा, इसमें ड्रॉप कितना है? 5 वोल्ट। इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है प्लीज बताइए? है 5। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी एलिमेंट के क्रॉस में हमेशा उसके वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। ठीक है। चलो जी, अब देखना बेटा, ये कुछ और केस लेकर बताता हूं आपको। जैसे ये यहां पर 10 ओम है, ये माइनस के 10 वोल्ट है, ये भी माइनस के 10 वोल्ट है। दोनों पॉइंट पर यदि सेम पोटेंशियल हो जाए और सेम साइन के साथ हो जाए, तो देखो आपने करंट का मान निकालोगे, शुरू कहां से है? -10, खत्म कहां है बोलो? तो प्लस लिखूंगा, अपॉन में कितना आएगा? 0। तो करंट फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है? पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है इतना? तो ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जी। शुरुआत से फटाफट से एक बार पढ़ो इसको। ठीक है, कर लोगे इतना? कोई डाउट यहां तक? गुड। चलिए ये भी पढ़ लेते हैं। देखो, एक प्रॉपर सीक्वेंस में स्टडी करने से आपको पढ़ने में मजा आएगा, आप सवाल लगा पाओगे। अब हमने शुरुआत कहाँ से की थी? धीरे धीरे तो बढ़ेंगे, एकदम थोड़ा ना चले जाएंगे ओम का नियम जी KCL कर लो। हमने शुरुआत सिंपल की थी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन से, जहां हमने जाना भाई इलेक्ट्रॉन किसने दिया, इलेक्ट्रॉन की कुछ विशेषताओं पर बात हुई है, प्रोटॉन के बारे में जाना। फिर हमने कहा जी जब इलेक्ट्रॉन टूट के फ्लो करेगा तो पहले हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन सीखे, फिर हम फ्री इलेक्ट्रॉन पर आए, फिर हमने ड्रिफ्ट सीखा, है ना, टूट कर फ्लो करेगा।
फिर हम वहाँ से सीधे अपना चार्ज पर गए, करंट पर गए, करंट डेंसिटी पर गए, मोबाइलिटी पर गए, ठीक है, रजिस्टिविटी समझा, कंडक्टिविटी पढ़ा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आए वोल्टेज पर। तो वोल्टेज हमने जाना, अब हम वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज सीखते हैं। उसके बाद में तुम्हें थोड़ा सा रेजिस्टेंस सिखाऊंगा, फिर तुम्हें ओम का नियम सिखाता हूँ, फिर तुम्हें रेजिस्टेंस के डिटेल पर लेकर चलेंगे, और रेजिस्टेंस का डिटेल जहाँ हुआ फिर आपका ये जो बेसिक फंडामेंटल है वो खत्म हो जाएगा। तो ये बेसिक फंडामेंटल जनरली वैसे कहने के लिए तो किसी सिलेबस में नहीं है बेचारा, इसको किसी ने नहीं लिखा है। एसएससी ने लिखा कि सर्किट एनालिसिस, डीसी और एसी, केसीएल केवीएल लिख के छोड़ दिया। ये इतना पावरफुल चैप्टर है, मैं बताता हूँ। यूपीपीसीएल 2018 में इस बेचारे से इतने से सिलेबस से लगभग 20 सवाल थे आपके पेपर पे। अकेले टेम्परेचर कॉफिशिएंट के 15 सवाल थे, और टेम्परेचर कॉफिशिएंट के सवाल बहुत इजी है रेजिस्टेंस के। मतलब अगर आपके थोड़ा सोचने की क्षमता ठीक ठाक है तो बढ़िया से आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। चलो भाई बच्चों, यहां पर आते हैं वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज। देखो ये दोनों वैसे मैग्नीट्यूड वाइज सेम मान देते हैं। देखो पहले ना वोल्टेज ड्रॉप समझते हैं। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? ज्यादा से कम, और राइज मतलब कम से ज्यादा। तो ये थियोरेटिकली के लिए भी है और न्यूमेरिकल के लिए भी। बेटा इस डायग्राम में ना कुछ चीजों को ऑब्जर्व करो, पॉजिटिव और निगेटिव। यार पॉजिटिव को हम ज्यादा मानते हैं, निगेटिव को कम मानते हैं ना बच्चों। तो यहां ना यार ड्रॉप पढ़ना है हमें। तो ये हायर यानी पॉजिटिव से किस तरफ गया? निगेटिव। तो हम लोग क्या कहते हैं कि देखो जी, यहां वोल्टेज ड्रॉप का मतलब है कि करंट फ्लो किसी भी एलिमेंट में हो, करंट फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो वोल्टेज ड्रॉप का मतलब होगा करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब याद रखना इन चीजों को बेटा। मंडे या ट्यूसडे से मैं आपको डीपीपी देना भी शुरू कर दूंगा, क्योंकि कुछ चीजें खत्म हो जाएगी। चलो वोल्टेज राइज को ऑब्जर्व करो। देखो डायग्राम को देखो ना, करंट माइनस से पॉजिटिव। तो यहां पर है बच्चों करंट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अच्छा जी, तो इन दोनों में एक अंतर यही तो है कि एक पॉजिटिव से नेगेटिव, एक नेगेटिव से पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसमें क्या हम ये लिख सकते हैं कि यार बच्चों वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू माइनस वोल्टेज राइज। वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू माइनस वोल्टेज राइज। कर सकते हो ये? यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। गुड। अब तुम्हें ये सीखना भी पड़ेगा कि भाई इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं और कहां हमसे देखो गलती हो जाती है। तो जनरली जो वोल्टेज ड्रॉप लिखा जाता है ये अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ लिखा जाता है, जो कि आगे हम फ्यूचर में भी बात करेंगे। हमारे पास यार 3 बेसिक एलिमेंट है बेटा, पूरी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन्हीं पर आधारित है। एक बेसिक एलिमेंट होता है हमारे पास में रेजिस्टेंस, एक बेसिक एलिमेंट हमारे पास में होगा इंडक्टेंस, और एक बेसिक एलिमेंट हमारे पास में होता है कैपेसिटेंस। देखो वोल्टेज ड्रॉप ऐसा नहीं है कि केवल रेजिस्टेंस में होता है, वोल्टेज ड्रॉप इन तीनों एलिमेंट में होता है।
अगर वोल्टेज ड्रॉप मुझे लिखना है तो ठीक है, मैं वोल्टेज राइज भी तो निकाल सकता हूं, दोनों एक दूसरे के निगेटिव ही तो है, अब ये अपोजिट है। बेटा देखो, इसमें आर की यूनिट हम क्या लिखते हैं, ओम। एल की यूनिट तो हेनरी है, लेकिन अभी एसी में आपको सिखाऊंगा ये भी, एक्सेल जिसका जो वैल्यूज है आप लिखते हो, एक्सेल बराबर ओमेगा एल, यूनिट ओम आती है। मतलब वोल्टेज ड्रॉप जो लिखा जाता है वो ओम या महो वाले टर्म में लिखा जाता है डायरेक्ट। अच्छा, सी है तो एक्स सी बराबर में 1/ओमेगा सी और ओम। मैंने कहा ना भी ज्यादा टेंशन मत लेना एक्सेल क्या आ गया, समय के साथ में खुद पता चल जाएगा। बस ये जरूर है कि इंडक्टर में, इंडक्टर की यूनिट, इंडक्टेंस की तो हेनरी है बेटा, इस हेनरी को आप ओम में अगर बदलेंगे तो आपको करना होगा यहाँ ओमेगा एल। ये ओमेगा भी कुछ और बीमारी नहीं है, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एल क्या है यहां पर, इंडक्टर, सी क्या है, कैपेसिटर। तो देखो जिन पे भी ओम लिखा है, देखो बेटा हमने करंट ये लिया और वोल्टेज ड्रॉप जो हम लिख रहे हैं पॉजिटिव या निगेटिव, क्या देना है हमें, वी आर बताना है। यहां पर आई है तो बेटा यहां पर हमें वोल्टेज ड्रॉप वी एल लिखना है, ये क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन में। बेटा यहां पर आई है वीसी लिखना है पॉजिटिव और निगेटिव में। देखो अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप लिख रहा हूं तो सीधी बात यह है कि वोल्टेज ड्रॉप का मतलब होगा पॉजिटिव से करंट का अंदर जाना, यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर बहना, और राइज का मतलब होगा उस माइनस से प्लस की ओर। अगर बेटा मैं किसी भी सर्किट में यार वोल्टेज ड्रॉप निकाल देता हूं तो मैं आसानी से ये क्लेम कर दूंगा कि वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू माइनस वोल्टेज राइज, यही तो कर सकते हैं। अच्छा जी, तो यहां से हमने वोल्टेज यानी वी आर बराबर में आई इंटू आर, यूनिट वोल्ट, यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस। यहां पर आई इंटू एक्सएल, यूनिट वही है बेटा वोल्ट, ये चेंज नहीं है। फिर यहां भी बी सी बराबर आई इंटू एक्स सी, ये मुझे तीनों एलिमेंट में ना वोल्टेज ड्रॉप मिल जाती है। अब देखो जैसे ये मत सोचना कि सर ये क्या कर दिया यार आपने, थोड़ा सा यहां ध्यानपूर्वक समझे, और एसएससी में लास्ट टाइम यहां से सवाल था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैक्सिमम लोगों का सवाल गलत हुआ। याद रखना हमेशा, अगर ड्रॉप की बात होगी तो करंट को पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करवाना है, और अगर राइज की बात होगी तो करंट को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेना है। ठीक है भाई। तो भाई बच्चों एक छोटा सा सवाल देखो, सवाल ये है, यहां आर बराबर में 2 ओम है, ये पॉजिटिव और सॉरी, यहां पर भाई बच्चों इस तरफ आई का मान 5 एम्पियर है। सवाल में आपसे पूछा, देखो क्या आ गया है, ये कह रहा है कि फाइंड वोल्टेज ड्रॉप इन गिवन सर्किट, फाइंड वोल्टेज ड्रॉप इन गिवन सर्किट, प्लीज आंसर। रेजिस्टेंस दे तो दिया,
हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि पूरा खेल है 10 और -10। माइनस के प्लस, ये देख लेना कि मैंने पूछा क्या, बस प्लस और माइनस का ही खेल है। तो बेटा देखो यार, करंट मैंने ले लिया माइनस से प्लस, ठीक है। तो अगर माइनस से प्लस होता तो मैं तो वोल्टेज राइज लिखता। तो मैं इसमें ये कहूंगा कि देखिए जी, वोल्टेज राइज बराबर में 5 × 2, इट्स 10 वोल्ट। ठीक है बच्चों। और अगर मैं ये कहूं नाउ वोल्टेज ड्रॉप, तो वोल्टेज ड्रॉप माइनस के 10 वोल्ट। ठीक है, इतना कर लोगे सब। बस आज तो मैं इतना ही पढ़ाना है मुझे, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ओके जी।